एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज नई भी चल रही है तो बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दो यार। अब आई होप सो कि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ स्टेट्स में हो चुके और कुछ में अभी छुट्टियां चल रही है, थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑफ जून या जुलाई से आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मिड जून से हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे जिसका नाम है आर्तव चक्र या माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये टॉपिक था जो बीच में था, बड़ा था और मैंने इसे छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि बेटा इसे बाद में कवर करेंगे, तो आज मैं इसे कवर करवा देती हूँ, देन ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, सब कुछ हमने लगभग पढ़ लिया, इसमें कुछ छूटा होगा तो बाद में हम वन शॉट में उसे भी लेके आएंगे। तो जिस किसी बच्चे ने शुरू से लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, शुरुआत से अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो जाइए शुरुआत से शुरुआत कीजिए और सब कुछ अच्छे से पढ़ना। आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बोर्ड में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी शुरुआत ये होता किन में है? तो ये होता है बेटा फीमेल्स यानी कि महिलाओं में। ठीक है, मादाओं में, मादा प्राइमेट्स में, कपी में, बंदरों में और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। अब इस साइकिल की जो अवधि है वो है टीनेज यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है और इसकी जो एज है वो है 12 से 13 वर्ष यानी कि 12 to 13 ईयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की शुरुआत 12 से 13 वर्ष की उम्र में महिलाओं में, मादाओं में होती है। ठीक है, किशोरावस्था इस उम्र को कहा जाता है। और हमें ये भी पता है कि जो अंडाणु जनन है यानी कि ओव्यूलेशन है, इस अंडाणु जनन प्रक्रिया की शुरुआत भ्रूणी अवस्था में ही हो जाती है। और ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब कोई बच्ची अपनी माँ के गर्भ में थी उसी दौरान उसकी बॉडी में क्या बोलते से जनन कोशिकाएं जो है उन्होंने विभाजन करके अंडाणु जनन की कुछ संरचनाओं का निर्माण किया, मतलब समसूत्री विभाजन किया, अपनी संख्या बढ़ाई। ऊगोनिया ने संख्या बढ़ा के वृद्धि प्रावस्था तक आई और जैसे ही उसे अर्धसूत्री विभाजन करना था, बच्ची का जन्म हो गया और वो प्रक्रिया वहीं रुकी रह गई। और कब तक रुकी रह गई बेटा? जब तक बच्ची 12 से 13 साल की उम्र में नहीं आई, अर्थात किशोरावस्था में नहीं आई। ये जनरल नॉलेज के भी फैक्ट हैं, आपको पता भी होना चाहिए। एंड इफ यू आर अ फीमेल चाइल्ड, अगर आप बच्ची हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको ये सारी जानकारी वैसे भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको लाइफ लॉन्ग भी काम आएगा, साथ ही साथ अभी आपके सिलेबस में है ही। और पुरुषों के लिए या मेल्स के लिए इसलिए भी जरूरी है कि आगे जाके आपको भी इससे काफी मदद मिलेगी अपनी फीमेल पार्टनर को जानने में या अपने घर में माँ बहन इन सब के दर्द को समझने में कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की बहुत सारी अवस्थाएं हैं बेटा। इसकी जो अवधि है वो है 28 डेज, 28 दिन में ये साइकिल रिपीट होते हैं। मतलब जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिन पहले फीमेल के शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे और उसके बाद उसके मेंसेस आएंगे, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। पहली बार माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पहली बार माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा रजो दर्शन या मेनार्क कहते हैं। आपको ये शॉर्ट नोट में लिखना भी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर किसी बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, माहवारी आई है, तो उसे रजो दर्शन या मेनार्क कहते हैं। और जब आखिरी बार आएगा, मतलब जैसे 45 साल की उम्र हो गई, 40-45 साल की कोई महिला हो गई और उसमें अब क्या बोलते से माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद हो गए, उसका जो लास्ट मेंसेस आएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, उसे बोलते हैं बेटा रजो निर्वृत्ति।
हालांकि रजोनिर्वृत्ति तो जब क्या बोलते हैं इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और खत्म होते हैं, मतलब 4-5 दिन का जो साइकिल होता है उसे भी बोलते हैं। इसको तो फिर मेनोपाज बोलते हैं एक्चुअली। जब माहवारी खत्म हो जाती है ना तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, मतलब हमेशा के लिए पॉज लग गया, हमेशा के लिए वो प्रक्रिया रुक गई, अब कभी मेंसेस नहीं आएंगे या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे। तो इसे हम ना डायग्राम से, ये आप शॉर्ट नोट में लिख लेना, इसे हम बहुत अच्छे से डायग्राम में विस्तार से समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के दौरान क्या क्या परिवर्तन फीमेल की बॉडी में होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, क्यों लड़कियां इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्यों इन्हें बहुत छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, कुछ भी खाने की क्रेविंग हो रही है, किसी से भी लड़ने का मन कर रहा है, बहुत भयंकर पेन भी हो रहा है। इन सारी बातों का कनेक्शन जो है वो है हार्मोन्स से, उन हार्मोन्स से जो उसके शरीर में सीक्रेट हो रहे हैं और जिनके कारण अचानक से बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और निकाल रही है किस रूप में, झगड़े के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, एब्डोमेन पेन के रूप में। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, किसी किसी महिलाओं को नहीं होते, किसी किसी को होते हैं, तो जिनको होते हैं वो समझ सकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखो, आपको ये डायग्राम बनाना है बढ़िया से और छोटे छोटे फैक्ट लिखने हैं। अब देखना मैंने यहाँ पूरा साइकिल बना के रखा है, 27 दिन के बाद 28, 29 दिन और 29वें दिन के बाद फिर से की पहला दिन रिपीट हो जाएगा, मतलब 29, 30, 31, 1 या 3 से 4 दिन का साइकिल जो मंथ में होता है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब क्या क्या होगा, तो पहले ऋतुस्राव, पहला चक्र आ चुका, ठीक है। उसके बाद से ये प्रक्रिया वापस से शुरू होगी। पुटकीय प्रावस्था, मतलब धीरे धीरे पुटक बनेंगे, अंडाणु जनन की प्रक्रिया होगी कहाँ, अंडाशय में। अंडाशय में कुछ परिवर्तन होंगे। पुटकीय प्रावस्था का मतलब पहले पुटक बनेंगे और उन्हीं पुटकों के फटने से फिर अंडाणु बाहर आएगा, वो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वेट करेगा शुक्राणु के आने का या निषेचन के होने का। मतलब ये सारी घटनाएं भी इसी के बीच में होती है, लेकिन होती कहाँ है बेटा, अंडाशय के अंदर। तो इसे हम लिखेंगे अंडाशय घटनाओं के अंतर्गत। इन सब के साथ साथ हमें इन सब को भी एक्सप्लेन करना है कि जब इतने दिन हुए तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से हार्मोन अंडाशय से सीक्रेट हो रहे हैं और कौन से हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझानी है। शुरुआत में देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पीयूष ग्रंथि ने दो हार्मोन्स निकालना स्टार्ट की। पहला है बेटा FSH और दूसरा है LH। दो हार्मोन यहां से निकलने चालू हुए। फर्स्ट इज FSH एंड सेकेंड जो है वो है बेटा LH, ठीक है। धीरे धीरे करके इन दोनों हार्मोन्स के सीक्रेशन से होता क्या है, जैसे जैसे हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा, ये हार्मोन पहुंचे कहाँ, गर्भाशय के अंदर। अब गर्भाशय के अंदर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले गर्भाशय के अंदर बना हुआ है, क्या आई थी भ्रूणी अवस्था में बच्ची के शरीर में, क्या आई थी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली और ये बन गई बेटा प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक ने अपने चारों ओर एक और लेयर बना लिया और जैसे ही इनने दूसरी लेयर बनाया ये बन गया क्या, द्वितीयक पुटक। और ये मैंने तुमको अंडोत्सर्ग में बड़े अच्छे से पढ़ाया है बाय गॉड। तो जिस किसी ने अंडोत्सर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देख लो। ये सब चल रहा है पुटकीय प्रावस्था में, क्या क्या हो रहा है अंडाशय में वो सब, कि अंडाशय में पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक क्या क्या होगा या 13वें 15वें दिन तक क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहले बना प्राथमिक पुटक, फिर बना द्वितीयक पुटक, फिर द्वितीयक पुटक ने अपने चारों ओर एक और आवरण बनाया, मतलब पहले बन गई थी क्या, ग्रेन्युलोसा, फिर बन गई थीका, फिर बन गई थीका दो भागों में बटकर, थीका एक्साइन और थीका
इंट्राइन। इस प्रकार 3 लेयर बन गई और 3 लेयर बनने के बाद जैसे ही इसके अंदर एक उभार आ गया जिसे हमने नाम दिया था एंड्रम, तो ऑलरेडी इसके पास 3 लेयर है, साथ ही इसने बना लिया अंदर की तरफ क्या, एंट्रम। एंट्रम के बनते ही हमने इस संरचना को नाम दिया था क्या, ग्राफीय पुटक या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफीय पुटक या ग्राफियन फॉलिकल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्राफीय पुटक के फटते ही अंडा बाहर निकलता है और ये होता है 13वें से 17वें दिन के बीच में या 15वें दिन के बीच में। जैसे ही ये फटेगा, कौन, ग्राफीय पुटक। मैं यहाँ से लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको सेग्रीगेट होके दिखे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हॉर्मोन्स थोड़े से पीक पे पहुंच गए, कौन कौन से हार्मोन बेटा, दोनों, एफएसबी और एलएचबी। जैसे ही पीक पे पहुंचे उसी दौरान अंडाशय से जो अंडाणु है वो मोचित हुआ और बाहर आ गया और इनने अपनी चारों तरफ की लेयर को यहीं छोड़ दिया। मतलब जो ग्राफीय पुटक है वो फटा और फटते से ही अंडाणु बाहर आ गया, बाकी बचा हुआ हिस्सा यही रह गया। इसने अपने चारों तरफ फिर से की एक लेयरिंग बना ली, मतलब इस स्ट्रक्चर ने चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया और बना लिया क्या, कॉर्पस लुटियम। ठीक है, ये क्या बनता है, कॉर्पस लुटियम। और धीरे धीरे करके कॉर्पस लुटियम अपना आकार छोटा कर लेता है। और कॉर्पस लुटियम का काम क्या है बेटा, हार्मोन का सीक्रेशन करना। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करना। ठीक है, एस्ट्रोजन निकलता है अंडाशय से, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है। ये सब परिवर्तन इतने दिन की अवधि में चल रहे हैं अंडाशय के अंदर, जिसे हमने लिखा है अंडाशयी घटनाओं में। इसी दौरान प्यूस ग्रंथि निकाल रही है 2 हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब दोनों हार्मोन पीक पे पहुंचे उसी दौरान अंडाशय के अंदर जो ग्राफीय पुटक है वो फटा और द्वितीयक अंडाणु मोचित हुआ। अब ये धीरे धीरे करके पहुंचा कहाँ, 15वें-16वें दिन तक ये अंडाणु पहुंच जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में, और वेट करेगा कि शुक्राणु आएगा और निषेचन होगा। ठीक है, अब ये वेट कर रहा है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो ग्राफीय पुटक का बचा हुआ हिस्सा है ये वापस से अपने आप को घेर लेता है और बना लेता है क्या बेटा, कॉर्पस लुटियम। ये जो बना है ये क्या है, कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करती है और यहाँ पे चल रहा है पुटकीय प्रवर्धन। पुटकीय प्रवर्धन या पुटकीय वर्धन, मतलब वृद्धि हो रही है इनकी, निर्माण चल रहा है। इस दौरान अंडाशय में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो अंडाशय में हार्मोन्स भी निकल रहे हैं। एक निकल रहा है बेटा एस्ट्रोजन और दूसरा निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। 2 हार्मोन अंडाशय में निकल रहे हैं, फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम करके कम होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ये लगातार चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना वो धीरे धीरे करके सीक्रेट हो रहा है। इसका लेवल अभी कम है क्योंकि अभी कॉर्पस लुटियम का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कॉर्पस लुटियम बन जाएगा इसका लेवल भी अचानक से बढ़ेगा और ये बढ़ा हुआ लेवल है अभी। ठीक है, तो 2 हार्मोन निकल रहे हैं गर्भाशय से, एक निकल रहा है बेटा कॉर्पस लुटियम से और दूसरा निकल रहा है अंडाशय से या पुटक से। ठीक है, तो एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब दोनों के काम भी देख लो। जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है ना ये धीरे धीरे करके गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण करेगा।
धीरे धीरे करके गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण करेगा ताकि गर्भाशय तैयार हो एक सफल प्रेगनेंसी के लिए। और गर्भाशय का अंतः स्तर जो है वो बना होता है काय का? गर्भाशय का अंतः स्तर किस चीज का बना होता है? रक्त कोशिकाओं का, यानी कि ब्लड सेल्स का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि नहीं मैडम हमको समझ में आ रहा है और चीजें फैक्चुअल हैं, हमको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप समझाइए बस, आगे बढ़िए। देखिए गर्भाशय में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले गर्भाशय का जो अंतः स्तर है इसका निर्माण करेगा कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को सीक्रेट करवाएगा कौन? एलएच। ठीक है, जो एलएच हार्मोन है वो, सॉरी एलएच नहीं एफएसएच, जो एफएसएच हार्मोन है वो जाता है किसके पास? अंडाशय के पास, और उसको बोलता है कि तुम एस्ट्रोजन हार्मोन निकालो ताकि एस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन से गर्भाशय का अंतः स्तर बनना चालू हो जाए। धीरे धीरे करके रक्त कोशिकाओं से गर्भाशय का अंतः स्तर बनना चालू होता है और ये प्रक्रिया चलते रहती है। गर्भाशय के अंतः स्तर का निर्माण चल रहा है, धीरे धीरे करके बनना चालू हो गया। जैसे जैसे इधर की प्रक्रिया आगे बढ़ी वैसे वैसे इधर की भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब अंडाणु मोचित हो गया, अगर निषेचन हो जाएगा तो ये आके कहाँ धस जाएगा बेटा? गर्भाशय के अंतः स्तर में। इसीलिए गर्भाशय का अंतः स्तर ना लगातार बन रहा था, कोई कमी नहीं छोड़ा इसने बनने में, लगातार गर्भाशय का अंतः स्तर बन रहा था। और ये पीक वाला लेवल तुमको ये दिखाएगा कि गर्भाशय का अंतः स्तर बनके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये वेट कर रहा है कि अगर निषेचन हुआ होगा तो जो युग्मनज है वो आएगा और गर्भाशय के अंतः स्तर में धस जाएगा। और जो अंतः स्तर है वो बना हुआ है काय का? ब्लड सेल्स का, यानी कि रक्त कोशिकाओं का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इसके साथ हो गया धोखा। 13 साल की बच्ची की शादी थोड़ा ना होती है। ठीक है, अब शादी नहीं हुई तो निषेचन कहाँ से होगा, कहाँ से शुक्राणु आएगा? तो हुआ क्या, जब शुक्राणु नहीं आया, निषेचन की घटना नहीं हुई, तो ये जो अंडाणु है ये धीरे धीरे आकार छोटा करके फैलोपियन ट्यूब में खिसकते खिसकते आगे बढ़ के पहुंच गया कहाँ? गर्भाशय में। और जब ये गर्भाशय में पहुंच गया तो लगभग 25, 27, 28 दिन की अवधि कंप्लीट हो गई। अब धीरे से, चूंकि इसके पास युग्मनज नहीं आया है, कौन आया है बेटा? अंडाणु। तो अचानक से ये दोनों हार्मोन्स का लेवल हो जाता है कम। ये एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ ये दोनों हार्मोन्स भी नीचे आ जाएंगे बेटा, इनका लेवल भी क्या हो जाएगा? कम। एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल हो गया कैसा? कम। अब इसका परिणाम क्या होगा? ब्लू वाली लाइन मैंने सबको अलग अलग दिखाने के लिए खींची है ताकि आपको समझ में आए। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो इतने दिन से शिद्दत से गर्भाशय का अंतः स्तर बन रहा था, बन के तैयार हो रहा था किसके लिए? कि युग्मनज आएगा और उसमें धसेगा और आगे की प्रेगनेंसी रेगुलर होगी। ठीक है, ये तो एक्सेप्ट करके बैठा था, इसको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि बस युग्मनज आए और इसमें आकर धस जाए। लेकिन इसके अरमानों पे फिर गया पानी, और इसे जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, जो गर्भाशय का अंतः स्तर है ये धीरे धीरे करके टूटना चालू हो गया बेटा। और ये हुई प्रक्रिया कब? जब 28 दिन की अवधि कंप्लीट हो गई 29वें दिन में। ठीक है, जो अंतः स्तर है ये धीरे धीरे टूटकर ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगा 3 से 5 दिन में। 3 से 5 दिन में गर्भाशय का अंतः स्तर टूट टूट कर रक्त वाहिनियां निकलती हैं, इसमें रक्त होता है, कोशिकाएं होती हैं, और साथ ही साथ जो अंडाणु था वो भी रक्त के साथ मिलकर बाहर आ जाता है। और इस प्रकार अंडाणु का रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर अर्थात गर्भाशय के अंतः स्तर के टूटकर इसके बाहर आने की प्रक्रिया ब्लड के रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी या मेंसेस कहलाती है। समझ गए? ठीक है, आर्तव चक्र क्या है? तो कुछ नहीं, ठीक है,
पहली बार रजोदर्शन या माहवारी की प्रक्रिया जो है, फर्स्ट टाइम जो आते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। कब तक? जब तक एक बच्ची 40 से 45 साल की महिला ना बन जाए। 40 to 45 ईयर की एज में आर्तव चक्र पूरी तरह रुक जाते हैं, फिर नहीं आते। ठीक है, तो आर्तव चक्र के दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महिलाओं में 2 ओवरीज होती है, एक है लेफ्ट, एक है राइट। तो एक महीने में यानी कि एक मेंसेस में एक ओवरी अंडाणु बनाएगी, दूसरी रेस्ट पे रहेगी। जब दूसरी बनाएगी तो पहली रेस्ट पे रहेगी, और इस प्रकार रुक रुक कर अल्टरनेट क्रम में दोनों ओवरीज काम करती हैं। साथ ही साथ 3-4 प्रोसेस एक साथ होती है। एक तरफ गर्भाशय का अंतःस्तर धीरे धीरे बनता है, इसको बनाने का काम बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, और बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। एस्ट्रोजन का लेवल देखिए हाई हो रहा है, मतलब गर्भाशय के अंतःस्तर का निर्माण चल रहा है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी धीरे धीरे सीक्रेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये पुटकी प्रावस्था खत्म होगी और अंडोत्सर्ग होगा, यानी कि अंडाणु मोचित होगा अंडाशय से और फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो बचेगा क्या अंडाशय के अंदर? कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा देगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा, गर्भाशय का अंतःस्तर भी लगभग बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब इस दौरान अगर इतने दिन की अवधि में, मतलब आपसे डेज पूछेगा, 13वें दिन में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई है, 12वें से 14वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग हुआ, 14वें से 16वें 17वें दिन तक ये पहुंचेगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। अब वहां 3-4 दिन वेट करेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिन तक वेट किया, लेकिन शुक्राणु नहीं आया। तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में अपना आकार छोटा करके धीरे धीरे खिसकते खिसकते गर्भाशय तक पहुंचेगा। अब जब ये गर्भाशय तक पहुंच गया, तो चूंकि गर्भाशय यानी कि अंतःस्तर वेट कर रहा था कि युग्मनज आएगा और निषेचन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसके अरमानों पे पानी फिर गया और इस बेचारे को इतना दर्द हुआ कि इनने अपना लेयर ही छोड़ दिया। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इसको बनाने वाला था, प्रोजेस्टेरोन इसको बना के रखने वाला था, मतलब रोके रह रहा था कि भैया तेरे को टूटना नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, इसके सब्र का बांध भी टूटा और ये भी धीरे धीरे करके टूट टूट कर बाहर आने लग गया। और इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन, कभी कभी 5 दिन भी लगते हैं। और जब गर्भाशय का अंतःस्तर ब्लड के रूप में बाहर आता है, तो उसी दौरान उसके साथ जो अंडाणु है वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को बेटा आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर महीने महिलाओं के शरीर में होती है ये प्रक्रिया। शुरुआत इसकी किशोरावस्था से होती है और अंत इसका 40 से 45 यानी कि प्रौढ़ावस्था में होता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा, मतलब शुरुआत क्या, कभी कभी तो महिलाओं को लंबे समय तक दिक्कतें होती हैं, इतने सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन उनकी बॉडी कभी कभी बर्दाश्त नहीं करती, तो समहाउ चिड़चिड़ापन और बहुत सारी चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं। साथ ही साथ चूंकि गर्भाशय टूट टूट कर बाहर आता है, तो महिलाओं को नीचे एब्डोमेन में नीचे वाले पार्ट में काफी दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है? साइड इफेक्ट हैं। लेकिन विदाउट आर्तव चक्र कभी भी महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, क्योंकि इस प्रक्रिया और इस प्रक्रिया दोनों का कनेक्शन कैसे है? प्रेगनेंसी से। अगर अंडाणु जनन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगली पीढ़ी जन्म नहीं लेगी। और अगर गर्भाशय का अंतःस्तर नहीं बनेगा, तो जब युग्मनज बन जाएगा तो वो आके धसेगा कहाँ? और इन सब प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका अदा करते हैं कौन? ये चारों हार्मोन। एफएसएच और एलएच इस प्रक्रिया को करवाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जब कॉर्पस लुटियम बनके तैयार हो जाती है, तो एलएच कॉर्पस लुटियम पे जाके काम करेगा और उससे क्या बोलते से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। इसी प्रकार एफएसएच एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है अंडाशय से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही गर्भावस्था हार्मोन है।
एस्ट्रोजन का काम गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाना है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का काम गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखना है। आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि हाँ मैडम समझ में आया, मजा आया पढ़ने में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था डायग्राम, चूंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड का अभाव है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है कि कैसे एक्सप्लेन करें, डायग्राम कैसे बनाएं। अब यही सारी चीज अगर पीपीटी फॉर्म में होती या डिजिटल बोर्ड होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, बट इट्स ओके। मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे काफी समझदार हैं, उन्हें पढ़ने से मतलब है, नौटंकी से नहीं। वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे जब तक अपन थोड़े पॉपुलर ना हो जाएं। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैडम बहुत शिद्दत से पढ़ाती हैं, सर बहुत अच्छे से हमारी बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं, दोनों मिलकर तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं सरल एकेडमी पे, साथ ही साथ हम आपके लिए क्विज वगैरह भी डालते हैं, वन लाइनर फैक्ट, वन शॉर्ट प्रैक्टिस, 1 मिनट में आपको एक टॉपिक पूरा पढ़ा दिया जाता है रिविजन पर्पज से। इतना सब कोई नहीं दे रहा अभी यूट्यूब पे, ठीक है, और ना ही इंस्टाग्राम पे। कोई एक टॉपिक को उठाकर और उसको 1 मिनट में समझाने के लिए ना इतना दिमाग लगाना पड़ता है, बाय गॉड कभी कभी तो मेरी और सर की लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम दोनों मिलके ही ये सब करते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग सब प्लीज सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हो तो जैसे आप ऑफलाइन बैच की फीस पेड करते हो वैसे थोड़ा बहुत डोनेट कर सकते हो, ताकि हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और आपके लिए कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस लेके आए ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए और जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो। अभी थोड़े बहुत वीडियोस डिले इसलिए होते हैं, कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी टाइम नहीं मिल पाया हमको। तो जब आपको किसी चीज का पे आउट नहीं मिलता ना तो आप थोड़े आलसी हो जाते हो, सबके साथ होता है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, सर के साथ तो नहीं होता बट मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है। मैं सोचती क्यों ही करना, क्या कर लेंगे, अच्छा खासा ऑफलाइन चल रहा है उसको ही चलने दो, बट नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खूब प्यार देंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब जल्दी ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए सरल एकेडमी के साथ। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।